और एक टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। देखिए साहब, जैसा कि स्लाइड में देख ही रहे हैं, थोड़ी सी चीज बता दूं। वैसे ये जो टॉपिक है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनलिज्म। ध्यान रखना साहब, पहले मैं थोड़ा सा आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा दे दूं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। और ये टाइम पीरियड जो हम पढ़ेंगे, ये 1858 से लेकर 1919 तक के बीच की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है, अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है साहब। धन्यवाद सबका जो जो लाइव है। सारे टॉपिक हैं, सारे वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है। सब चीज़ आप जीसी कैंपस पे आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर वहाँ नहीं दिखे तो अगर हिस्ट्री से संबंधित ऑप्शनल है तो मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, हिस्ट्री बाय मनोज सर। और रोज मैं 11 से 12:30, कभी कभी 1 बजे तक उस पर भी आता हूं। तो शुरू करते हैं हम राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? सपोज करो मैंने ये भारत का नक्शा बनाया, तो ये जो भारत का मैंने नक्शा बनाया है, इसमें हम रह रहे हैं, ये इंडिया है, हम हैं ये। तो परिभाषा सुनिए राष्ट्रवाद की, जो आपको समझानी है पढ़ाते समय अपने बच्चों को। किसी भौगोलिक प्रदेश में, किसी भौगोलिक प्रदेश में रहने वाले लोग जब उस भौगोलिक प्रदेश के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दें, तो उस भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद। एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग इस क्षेत्र के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दें, तो इसको एक प्रकार से कहेंगे कौन सी अवधारणा? राष्ट्रवाद की अवधारणा। अब ये जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक टॉपिक है। और राष्ट्रीय आंदोलन को अगर हम देखें तो कुछ भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन का पहला हिस्सा जो है 1885 से 1905 तक है, जिसे हम एक प्रकार से कांग्रेस की स्थापना वाला हिस्सा कहते हैं। इस समय नरम दल के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। 1905 से लेकर 1919 तक देखेंगे तो आपको गरम दल दिखेगा, और 1919 से लेकर 1942 तक अगर आप देखेंगे तो गांधी युग है। इसी बीच में हम क्रांतिकारी चरण, और लास्ट में 1942 के बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता। तो इसको भी मैं एक बार डिवीजन कर देता हूं, देखिएगा। नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन या भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो राष्ट्रीय आंदोलन को हम कुछ चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहला चरण है, ये प्रथम चरण जो हम पढ़ते हैं 1885 से लेकर 1905। तो राष्ट्रीय आंदोलन के इस पहले चरण में अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा एक प्रकार से कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रथम चरण के बाद अगर हम देखें तो द्वितीय फेज, सेकंड चरण जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का होगा, वो होगा 1905 से लेकर 1919। इसमें हम गरम दल देखेंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। सर, आपके ऐप पर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए क्लास लगती है? हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए क्लास लगती है 11 से 1, हिस्ट्री बाय मनोज सर। पढ़ाऊं? तो पहला चरण हो गया 1885 से लेकर 1905। दूसरा चरण हो गया 1905 से लेकर 1919। तीसरा चरण गांधी युग कह लीजिए। और गांधी युग में आप पढ़ेंगे 1919 से लेकर 1942 तक। हालांकि गांधी जी 1917 में ही आ जाते हैं चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, और 1918 में ही खेड़ा में सत्याग्रह करते हैं, जो कि एक प्रकार से गांधी जी का प्रारंभिक सत्याग्रह होते हैं भारत में। चंपारण भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह। इस दौरान एक और चीज हम पढ़ेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियां, जो कि आपके सिलेबस में है।
जिसको हम क्रांतिकारी चरण कह सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे स्वतंत्रता की ओर। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी तो जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि इस महीने आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए जो आप लोग कह रहे थे सिलेबस सिलेबस अब जल्दी पूरा हो जाएगा, चिंता मत करो। 1942 से 1947। तो ये तो राष्ट्रीय आंदोलन है। अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद के उदय कि अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जब उस भौगोलिक क्षेत्र के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दें तो उस भावना को कहेंगे राष्ट्रवाद। ठीक है साहब। अब देखो राष्ट्रवाद के कारण क्या थे भाई। तो राष्ट्रवाद के पहले कारण के रूप में अगर आप देखें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मैंने आपको पूरे विस्तार से पढ़ाया है। देखो 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, और ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की भावना भरी पड़ी थी। हमारे अगर देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कह दिया कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य बुरे से बुरे स्वदेशी राज्य से भी बुरा है। तो लोगों को पता चला अच्छा भाई ये तो सही कह रहे साहब। राष्ट्रवाद की भावना, प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति गौरव की बात बताई। राजा राम मोहन राय जैसे लोग आते हैं, भारतीयों को लगा कि हम अंग्रेजों के नियंत्रण में क्यों रह रहे हैं साहब। भारतीयों को प्राचीन गौरव की जानकारी मिली, उनके मन में विश्वास और साहस की भावना आई। कैसे आई तो मैंने आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ाया, जिसमें मैंने राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे साहब। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है इनको। राष्ट्रवाद और जन राष्ट्रवाद। पहले तो राष्ट्रवाद समझ में आ गया। जन यानी क्या होता है, जन यानी जनता। ठीक है, तो जन यानी जनता की बात उतार लीजिए, इस पर भी चर्चा करता हूं। एक सेकंड। जन यानी क्या होता है, जनता। तो जन यानी जनता होता है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद में जब कोई व्यक्ति किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दे तो उसे तो कहेंगे राष्ट्रवाद। और जन राष्ट्रवाद में शक्ति का स्रोत या राजनीति का स्रोत जो जनता में रहेगा उसे ही कहेंगे जन राष्ट्रवाद। यानी जनता जिसे चुन रही है, जनता अपने शासन के लिए जिसको अपॉइंट कर रही है, उसे कहेंगे एक प्रकार से जन राष्ट्रवाद। ठीक है, गणतंत्र वाली व्यवस्था आ जाएगी। राष्ट्रीय चेतना विकसित करिए राजा राम मोहन राय ने। समाज में कुरीतियां थी, मैंने आपको पढ़ाया कि ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। आगे चलकर ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया था। राधे राधे साहब। इसके बाद अगर देखें तो हमने पढ़ा था स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा था कि एनी बिसेंट ने कहा था कि स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है साहब, भारत भारतीयों के लिए है। तो इन्होंने भी राष्ट्रवाद की भावना, इन्होंने हिंदी की बात करी, इन्होंने स्वराज की बात की, इन्होंने गौरक्षणी सभा की बात की, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की है। पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना। इन्होंने भी राष्ट्रवाद की भावना। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने भारत का आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक पिता कहा। इन्होंने कहा था उठो जागो तब तक कार्य करते रहो जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, और इनके द्वारा मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और ये कह रहे थे कि भारत में ईश्वर, ये मूर्ति पूजा की बात करते हैं, बहुदेववाद की बात करते हैं, लेकिन जब गांव-गांव घूमते हैं, मैंने आपको पढ़ाया तो लगा कि यार भारतीयों में तो दरिद्रता ज़्यादा है, भूख ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, पहले भारतीयों की सेवा करो। तो इन्होंने भी राष्ट्रवाद की भावना, क्योंकि अंग्रेज तो अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। एनी बिसेंट, हाँ, शायद क्या जन राष्ट्रवाद में जनता भाग ही लेती ना, जन यानी जनता ही तो होता है भाई। शक्ति का सारा स्रोत क्या है, जनता में ही है। राष्ट्रवाद मैंने आपको समझा दिया, जन राष्ट्रवाद जिसमें जनता का एक प्रकार से पूरा का पूरा पार्टिसिपेट। फिर हमने बात की थी एनी बिसेंट की। एनी बिसेंट जो थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। ठीक है,
थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी ये देव विज्ञान से संबंधित थी। कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, और एनी बेसेंट ने आगे चलकर होम रूल आंदोलन चलाया। तो ये भी आपके राष्ट्रवाद के उदय के कारण में आता है, पढ़ा चुका हूं। दूसरा चरण, अब आओ साहब पढ़ने वाला। राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा चरण है, जहां से आज की क्लास एक प्रकार से शुरू हो रही है, ये मान लो, क्योंकि वो तो 3-4 हमने पढ़ ली। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। देखो साहब, न्यूज़पेपर लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, पिलर माना जाता है। न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो 1780 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। याद रखना भाई, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की था, इसके द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया जिसका नाम था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। अब इसमें क्या किया, इस जेम्स ऑगस्टस, पहला अखबार था। पहले अखबार डेली नहीं निकलते थे साहब, ठीक है। पहले अखबार जो निकलते थे साप्ताहिक निकलते थे, पाक्षिक निकलते थे। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा सर्वप्रथम द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कर दिया गया, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ ही लिखने लग गए, कि अंग्रेजों ने भारत में शोषण करना शुरू किया ना साहब। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया, भारत की आर्थिक लूट हो रही है। अब दिख रहा है कि आपके घर का पैसा जा रहा है भाई, और जब आपके घर का पैसा जा रहा है और आपके काम नहीं आ रहा है, तो एक प्रकार से आपकी आर्थिक लूट है। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा जा रहा है इंग्लैंड, और इंग्लैंड की आर्थिक समृद्धि हो रही। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जैसे ही अंग्रेजों के, भारतीय जो भारत में जो अंग्रेज कार्य कर रहे थे ना, उनके बारे में लिखा, अंग्रेज नाराज हो गए भाई। अंग्रेजों ने कहा, अच्छा हमारे बारे में लिखता, बंद कर भैया दुकान। इधर भारतीय देख रहे हैं पढ़े लिखे, कुछ भारतीय देखेंगे, अच्छा अंग्रेजों को मना कर रहे हैं, हमको भी मना करते हैं, लेकिन नहीं, भारतीय बोले अच्छा निकालेंगे। 1870 तक आते आते भारत में लगभग 650 न्यूज़पेपर प्रकाशित होने लग गए। कितने? 650। और आपको बताऊं, अधिकतर समाचार पत्र भारत की लोकल लैंग्वेज में छपते थे, और इस लोकल लैंग्वेज को कहेंगे वर्नाक्यूलर। याद रखना, वर्नाक्यूलर। अगर आपसे पूछ ले कि वर्नाक्यूलर क्या है, तो समाचार पत्र या देशज भाषा, आप ऐसे समझिए, देशज भाषा को आप क्या कहेंगे? वर्नाक्यूलर कहेंगे। ठीक है। अब अंग्रेज क्या है, अंग्रेज इस समाचार पत्रों पर बैन करेंगे, कानून लाएंगे। वो कानून हम नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ समाचार पत्रों के बारे में जानकारी करेंगे जो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए कुछ समाचार पत्रों के बारे में जानकारी करते हैं, एक एक दो दो समाचार पत्र जो प्रश्न बन सकते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। देखिए साहब, प्रमुख समाचार पत्र। एक समाचार पत्र मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं जिसका नाम है हिंदू पैट्रियाट। समझना इसको। अब न्यूज़पेपर में छपेगी न्यूज़, तो सरकार के पास, सरकार की, तो सरकार की बदनामी होगी साहब। हिंदू पैट्रियाट जो समाचार पत्र है ना, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र माना जाता है साहब। इसकी स्थापना जो हुई थी 1853 में हुई थी, और गिरीश चंद्र घोष के द्वारा की गई थी। 1853 में इसकी स्थापना, ध्यान रखना, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा की गई। ठीक है। आगे चलकर हरीशचंद्र मुखर्जी इस समाचार पत्र का संपादन करते हैं, तो एडिटर बन जाते हैं हरीशचंद्र मुखर्जी। लो साहब, याद करना है भाई, इस बार जोड़ा है, आना चाहिए और आएगा सवाल। हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन गए। किसके? हिंदू, इंडियन मिरर। अब ये वाला ले लेता हूं, द इंडियन मिरर। देखो मैंने स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई। लोग
हाँ, इंडियन एसोसिएशन का मुख्य समाचार पत्र था, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आप। हिंदू पैट्रियट याद आ गया देखो लोगों को। अब देखो इंडियन मिरर की बात करें तो 1861 में कलकत्ता से 1861 में कलकत्ता से इस समाचार पत्र की शुरुआत होती है साहब। ठीक है। और कलकत्ता से इस समाचार पत्र की शुरुआत करने वाले दो व्यक्ति हैं। एक का नाम याद रखना, देवेंद्र देवेंद्र नाथ टैगोर। एक व्यक्ति है जिनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर, और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मनमोहन घोष। मनमोहन घोष। तो दो व्यक्ति हो गए। आगे चलकर इस इंडियन मिरर का संपादन किया केशव चंद्र सेन ने। मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं यहां पर बता रहा हूं। आगे चलकर इस समाचार पत्र का संपादन किया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। यह भी याद रखना। किसने समाचार पत्र का संपादन किया? साहब केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन की वजह से इस समाचार पत्र को बहुत ख्याति मिली है, इंडियन मिरर को। और इंडियन मिरर पहला दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र बना जिसकी शुरुआत किसी भारतीय ने की। पहला दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र, प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र था, यह भी ध्यान रखना, जिसकी शुरुआत जिसकी शुरुआत भारतीय ने की। कौन सा समाचार पत्र? तो लिख रहा हूं द इंडियन मिरर। मैसेज भी मैं देख लेता हूं। ये समाचार पत्र जो था ना, ये ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार प्रसार करने का मुख्य साधन था। कौन सा समाचार पत्र? तो ध्यान रखना, इंडियन मिरर। कौन से? ब्रह्म समाज के। फिर बाल विवाह जैसी कुरीतियों का इसने विरोध किया, विधवा विवाह के समर्थन में आवाज उठाई है। तो आपको इस समाचार पत्र के बारे में भी जानने की आवश्यकता थी, जो मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले समाचार पत्र की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलूं? ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट समाचार पत्र जो आपको देखने को मिल रहा है, राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो प्रश्न कैसे आएगा। थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है। बंगाली। बंगाली नामक समाचार पत्र की अगर बात करूं तो बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत गिरीश चंद्र घोष, देखो बंगाल से हो रही है साहब अधिकतर। जहां से होगी वहां, अगर नहीं बोल रहा हूं कहां से हो रही है तो समझ जाना बंगाल या कलकत्ता से। गिरीश चंद्र घोष। ठीक है। तो ये लो साहब, बंगाली। शुरुआत की, तो शुरुआत करने वाले जो थे गिरीश चंद्र घोष थे। ये रहा, गिरीश चंद्र घोष थे। 1862 में इन्होंने स्थापना की थी। और इस समाचार पत्र को लोकप्रियता दिलाई किसने? तो ये पूछ लेगा आपसे। तो इस समाचार पत्र को जो लोकप्रियता दिलाने का काम किया है, ये काम किया है, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसलिए एग्जाम में कई बार पूछता है कि बंगाली नामक समाचार पत्र से कौन जुड़ा हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1879 में इस समाचार पत्र का संपादन अपने हाथों में ले लिया, ध्यान रखना। प्रभावशाली समाचार पत्र था, अंग्रेजी अंग्रेजी साप्ताहिक था, बाद में दैनिक हुआ। पहले तो इंग्लिश में था ये। ठीक है। साप्ताहिक था पहले, और साप्ताहिक था, और बाद में जो था इसे दैनिक बना दिया गया। अब इसमें क्या है? तो एक तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि इल्बर्ट बिल विवाद और बंगाल विभाजन के दौरान इस समाचार पत्र ने सरकार की जमकर आलोचना की थी। कौन कौन से के बीच? इल्बर्ट बिल विवाद, पढ़ाऊंगा आपको इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, चिंता मत करिए। इल्बर्ट बिल विवाद व बंगाल विभाजन, दो याद रखना ये।
इल्बर्ट विवाद जो था, ये आया था 1883 में, और बंगाल का जो विभाजन हुआ था, ये हुआ था 1905 में। और इन दोनों मामले पर सरकार के खिलाफ छापा, सरकार की आलोचना की। और आपको बता दूं कि कई एक बार 1883 में इस अखबार में लेख छपा, और उस लेख के कारण अगर आप देखेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को एक प्रकार से जेल भी जाना पड़ा। तो किस समाचार पत्र में लेख छपने के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जेल जाना पड़ा? तो आप बताएंगे, बंगाली। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो, थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड का मामला है ना? अगर आप लोग कहें तो शॉर्ट में करा दूं, मुझे तो फायदा ही है। चलिए शुरू करते हैं। 1991 तक चला था, आपको पता है, बंगाली 123 सालों तक। सॉरी, बंगाली नहीं, अमृत बाजार पत्रिका, जो नेक्स्ट आ रहा हूँ, बंगाली तो उसी समय था। अब आइए अगले समाचार पत्र की ओर चलते हैं साहब। पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे। हिंदू पेट्रियाट वाला आया है। अगला समाचार पत्र जो है, उसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। ये कई बार छोटे मोटे एग्जामों में पूछ भी लिया है। और आपको तो वैसे नेशनल मूवमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो नेशनल मूवमेंट के दौरान इस समाचार पत्र के बारे में तो बिल्कुल जानना ही चाहिए। चलिए साहब, अमृत बाजार पत्रिका। अब ये जो समाचार पत्र है, अमृत बाजार पत्रिका, देखना। देखो, सिलेबस में अगर आप देखोगे ना, तो न्यूज़पेपर वाला टॉपिक नहीं दिया। ठीक है। 1868 में पश्चिम बंगाल के जसोर जिले में इसकी शुरुआत करते हैं शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो देखो, इसकी शुरुआत हो रही है 1868 में। कहाँ से हो रही है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में कहाँ? जसोर। अब पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो पश्चिम बंगाल शब्द हटा देता हूँ, बंगाल, उस समय के बंगाल, बंगाल के जसोर नामक स्थान से हुई। अब ये जो है, वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है, वर्तमान बांग्लादेश में है। किसने करी शुरुआत? तो बताएंगे, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। संस्थापक के रूप में दो नाम याद रखिएगा। संस्थापक एक हो गए हैं आपके मोतीलाल घोष, और एक आपको ध्यान में रखना है, शिशिर कुमार घोष। ठीक है। अब ये जो समाचार पत्र है ना, इस समाचार पत्र से आपको एक चीज याद रखनी है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, पढ़ाऊंगा वो भी। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था कि देशी भाषा में जो समाचार पत्रों का प्रकाशन हो रहा है, उन पर पाबंदी लगाना। ये देशी भाषा में निकल रहा है। बंगाली साप्ताहिक था साहब। कौन सा था? बंगाली भाषा में था, और ये था साप्ताहिक। अंग्रेजों के खिलाफ खूब छापते थे। अंग्रेजों ने ऐसे काम कर दिए, अंग्रेजों ने ऐसे काम कर दी। नील की खेती के खिलाफ इन्होंने, मतलब जो था वो भी छापा, एक लेख। अंग्रेज क्या था, क्या थे, कि जबरन भारतीयों से नील की खेती कराते थे। अब नील की खेती कराने से क्या होता था, कि नील की खेती कराने से जो भूमि की उर्वरा शक्ति जो थी, वो कम हो जाती थी। अब खाद्यान्न उत्पादन कम हो रहा है, खाद्यान्न उत्पादन कम होगा ना, तो महंगाई बढ़ेगी। और दूसरा, नील की खेती, नील क्या है, नकदी फसल है। और नील का उत्पादन इसलिए करा रहे थे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, और इंग्लैंड में वस्त्रों को रंगने के लिए नील की आवश्यकता पड़ती थी। तो जबरदस्ती भारत के किसानों को अंग्रेज कहते थे, नील की खेती करो। और खेती करने के बाद रेट भी वही मनमाने दाम पर अंग्रेज लगाते थे। और यही वजह है, अगर आप देखोगे, तो गांधी जी का एक सत्याग्रह हो रहा है, चंपारण। और चंपारण सत्याग्रह जो है, वो उसे, वहां पर एक व्यवस्था थी जिसे कहते हैं तीन कठिया पद्धति। और तीन कठिया पद्धति के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर जबरन नील की खेती करनी पड़ती। तब जब गांधी जी वहां जाते हैं साहब, तो पहले से ही चल रहा है नील की खेती का काम। अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट,
क्या था क्या नहीं था अभी मैं नहीं समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा एक समझ लीजिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ये आया है 1878 में। इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गला घोटने वाला एक्ट भी कहते हैं। इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था देशी भाषा में जो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं और जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करना। अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं था, ठीक है। तो जैसे ही कानून आया, अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, रातों रात अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली। और लैंग्वेज कर ली कौन सी? इंग्लिश। आपसे पूछ लेगा किस एक समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपने समाचार पत्र की भाषा बंगाली से अंग्रेजी में परिवर्तित कर दी? हाँ, सोम प्रकाश के विरुद्ध तो आया था ना। सोम प्रकाश है ना बेटा, वर्नाक्यूलर पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं कुछ और बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण किसने अपनी भाषा बदल ली? तो अमृत बाजार पत्रिका। और अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मैं बता दूं आपको 1991 तक हुआ, लगभग 123 सालों तक इस न्यूज़पेपर का प्रकाशन देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। सोम प्रकाश यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि सोम प्रकाश आपने बता ही दिया साहब, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण इस समाचार पत्र के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। ये कई बार पूछ लिया है, ठीक है। अब एक और समाचार पत्र पढ़ा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका नाम है ट्रिब्यून। उत्तर भारत का समाचार पत्र है ट्रिब्यून, खासतौर से पंजाब, लाहौर से निकला था 1821 में। 1881 में दयाल सिंह मजीठिया। चले आगे। अरे कुछ तो बोलो, आगे चले कि नहीं चले? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो एक दबाएं। याद हो रहा है तो दो दबाएं। आनंद की अनुभूति हो रही है तो तीन दबाएं। और सब कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो इन्फिनिटी दबाएं। लेकिन मुझे बताते रहें, मैं यहाँ अकेला हूँ भाई, मेरे आसपास कोई नहीं है। तो मुझे महसूस तो हो कि सामने आप लोग हो। हाँ हाँ, एक दो तीन चार, चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, सारे दबा दिए भाई लोगों ने। चलो आगे। चलिए, अगला न्यूज़पेपर जिसे कहते हैं ट्रिब्यून। मजा आ रहा है? एक ने लिखा, मैं भी दंग रह गया। एक विद्यार्थी ने लिखा, सर इतना तो है ना, पैसे देकर नहीं पढ़ा रहे, आप फ्री में पढ़ा रहे हो। तो हो जाता है कभी कभी। ट्रिब्यून, आइए। ठीक है। इसका प्रकाशन जो था 1881 में हुआ है, लाहौर से हुआ है। और प्रकाशन करने वाले जो थे उनका नाम था दयाल सिंह मजीठिया। क्या नाम है साहब? दयाल सिंह मजीठिया। परोपकारी और राष्ट्रवादी नेता थे साहब। अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है साहब ये, ध्यान रखना। अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, एनपी समझो, ठीक है। आज़ादी के बाद भी चलता रहा और चंडीगढ़ इसका मुख्यालय रहा है। उत्तर भारत का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, पढ़ाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर। एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिस पर डायर के द्वारा गोली चला दी गई। डायर शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि दो डायर मैं पढ़ाऊंगा। गोली चला दी गई जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इस घटना को कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस न्यूज़पेपर ने 1919 के जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की। हालांकि अंग्रेजों को इससे कोई लेना देना नहीं था, उनके मन में एक प्रकार से इस घटना के बारे में कोई टेंशन ही नहीं हुई, तो आलोचना की। किसने?
एक प्रकार से समाचार पत्र है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समाचार पत्र का नाम है ट्रिब्यून। आगे चले। चलो साहब, अब अगला समाचार पत्र, दो तीन समाचार पत्र और पढ़ाऊंगा। एक बंबई समाचार, एक मराठा, एक केसरी, एक द हिंदू। ठीक है, तो आ जाओ साहब। अगला समाचार पत्र बंबई समाचार। 1822 में इसका प्रकाशन एक फारसी विद्वान फरदून जी मर्जबान के द्वारा किया गया था। तो ये न्यूज़पेपर जो है, बंबई समाचार पत्र, इसका प्रकाशन 1822 में एक पारसी थे जिनका नाम था फरदून जी। देखो, दादा भाई नौरोजी ऐसे नाम लगता है ना, तो फरदून जी मरजबान। ठीक है भाई। अब आज भी सफलतापूर्वक चल रहा है, ध्यान रखना, बॉम्बे समाचार पत्र। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस के नेता थे ना, उन्होंने अपनी बातें इस समाचार पत्र के माध्यम से रखी। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने लेख लिखे हैं साहब इसमें। तो लेख, गांधी जी के लेख प्रकाशित हुए, दादा भाई नौरोजी के लेख प्रकाशित हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आर्टिकल, यानी कि समाचार पत्र जो था महत्वपूर्ण था। और मैं बता दूं कि अभी 2021 में इस समाचार पत्र के 200 वर्ष पूरे हुए हैं साहब। कितने साल? 200 वर्ष पूरे हुए हैं। कौन से समाचार पत्र के? बंबई समाचार पत्र। क्लियर? 1822, 1922 और 2022। अगला समाचार पत्र ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ। हाँ, मैंने लिख रखा है, आप देख लीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रिब्यून जो है उत्तर भारत का समाचार पत्र था, और मैंने बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपको डिटेल से समझाऊंगा, तो सोचने की आवश्यकता है। राष्ट्रवाद का उदय थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। आइए अब बात करते हैं, दो समाचार पत्रों की बात करेंगे, एक मराठा और एक केसरी। ठीक है साहब। मराठा किसका है और केसरी किसका है? तो ये दोनों एक ही व्यक्ति का है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केसरी। केसरी नामक समाचार पत्र की शुरुआत जनवरी, 4 जनवरी है वैसे डेट, जनवरी 1881 में हो रही है। और इसकी शुरुआत जो की गई है, वो की गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई, मराठी भाषा में प्रकाशित हुई सर। और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई है सर। राष्ट्रवाद की भावना और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा, इसी समाचार पत्र की वैचारिक पृष्ठभूमि से निकला है साहब। इसी समाचार पत्र की वैचारिक पृष्ठभूमि से निकला है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो केसरी हो गया सर। ठीक है। और मैं बताऊं, केसरी समाचार पत्र में लिखने के कारण बाल गंगाधर तिलक को कई बार जेल जाना पड़ा। एक बार तो 1897 में गए, एक बार 1908 में गए, और जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने आर्किटिज होम ऑफ वेदास की रचना करी। बाल गंगाधर तिलक पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में चर्चा होगी, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा साहब। ठीक है। दूसरा समाचार पत्र है इनका, जिसका नाम है मराठा। दिख रहा होगा आपको, मराठा। मराठा जो है ये भी अंग्रेजी भाषा, ये 1881 में प्रकाशित हो रहा है, महाराष्ट्र से है, पूना से एक प्रकार से। भाषा जो है इसकी
अंग्रेजी है। तो बोले अंग्रेजी क्यों? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने के पीछे बाल गंगाधर तिलक का उद्देश्य था। शिक्षित भारतीय थे, ध्यान रखना जो शब्द बोल रहा हूं, शिक्षित भारतीय जो थे और ब्रिटिश अधिकारी जो थे, वो उन तक बाल गंगाधर तिलक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। और यही वजह है कि उनके द्वारा अंग्रेजी में मराठा नामक समाचार पत्र का 1881 में प्रकाशन किया गया है। ध्यान रखना। एक और समाचार पत्र के बारे में हम देखेंगे जिसका नाम है द हिंदू। सुना ही होगा, हम यूपीएससी की तैयारी करते थे तो द हिंदू नामक समाचार पत्र पढ़ते थे। जी, लिख दिया ना। अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश। ठीक है, आगे बढ़ूं या क्लास ऑफ करूं? मजा आ रहा है। वीर राघवेंद्र, चलो देखते हैं सर। आइए साहब, द हिंदू। लो भाई, हमको कहा जाता था कि हिंदू के ना एडिटोरियल पढ़ लो, कई सवाल मिलेंगे, और वास्तव में सत्य भी साहब। ठीक है, 1878 में अगर आप बात करेंगे तो जितेंद्र जी देखो ऐसा है, ये रोज की राम कहानी हो गई, पीडीएफ नहीं मिल रही। पीडीएफ सबको मिल रही है भाई। एक बात बताओ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं पीडीएफ नहीं दूंगा भैया। अरे ऐसा नहीं है, हमने डाली है साहब, ढूंढो आप। क्या कर रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ प्लेलिस्ट बनवाने की बजाय पेपर ही मैं ही दिया हूँ आपकी जगह। सुनो अब आप, इस समाचार पत्र की अगर बात करें तो इस समाचार पत्र की शुरुआत हो रही है 1878 में। कहां से हो रही है? तो मद्रास। कौन कर रहे हैं? जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर, इंग्लिश में है। अब इसमें क्या जोड़ना है, देखो, कुछ युवा थे, उन्होंने एक समूह बनाया था, द ट्रिपल केन सिक्स। द ट्रिपल केन सिक्स नामक एक समूह बनाया था, द ट्रिपल केन ग्रुप। तो दो के द्वारा शुरुआत की गई है, ट्रिपल केन समूह और जी सुब्रमण्यम अय्यर। पहले तो साप्ताहिक था, 1889 में आकर यह दैनिक बन गया। तो पहले तो वीकली था, और 1889 तक आते आते इसके दैनिक कर दिया गया था। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। अब इसने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार की उन नीतियों का विरोध किया जो भारतीयों के खिलाफ थी। कई नीतियां आप पढ़ेंगे आगे। एनी बिसेंट ने आगे चलकर होम रूल आंदोलन चलाया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो पूर्ण निष्पक्षता के साथ हिंदू नामक समाचार पत्र ने पूरे डिटेल के साथ चीजों को लिखा और लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तो समाचार पत्र है द हिंदू। ऐसे ही स्वदेश मित्र है ज्ञान प्रकाश। आगे चलते हैं, याद रखना है। अब आइए, समाचार पत्र के बाद अगर हम बात करें तो लिटरेचर। आपके साहित्य, साहित्य के कारण लोगों के मन में एक प्रकार से देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना जग रही है साहब। एक व्यक्ति है जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, या कह सकते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, और वंदे मातरम जो है आगे चलकर आनंद मठ आप में शामिल किया गया। आपके सिलेबस में अलग से प्रोमिनेंट लीडर स्कॉलर का नाम लिखा हुआ है, और उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, और एक मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हिस्ट्री बाय मनोज शर्मा के नाम से। और वंदे मातरम जो गाया जाएगा, जनगण मन से पहले गाया जाएगा, और इस वंदे मातरम को
गाने से पहले मृदंग की आवाज आएगी और 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाएगा। पूरा एक मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, आपके सिलेबस में है। अगले जो हैं, हम बात करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भैया एक बार है ना, रिवीजन कर लेना क्लास खत्म होने के बाद। क्यों? फैक्ट ज्यादा है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है ना, इनका जन्म 1850 में वाराणसी में हुआ। भारतेंदु, भारतेंदु का मतलब होता है चंद्रमा का, या भारत का चंद्रमा। इसका अर्थ है भारत का चंद्रमा। पूछ ले भाई एग्जाम में कि भारत के चंद्रमा कौन थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे ना, 34 साल की आयु में इन्होंने हिंदी गद्य, कविता, पत्रकारिता और नाटक के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन कर दिया। स्वदेशी के प्रबल समर्थक थे। स्वदेशी की बात कर रहे हैं साहब, इंपॉर्टेंट है, जानने की आवश्यकता है कि स्वदेशी के प्रबल समर्थक थे। फिर हरिश्चंद्र जैसी मैगजीन का संपादन किया इन्होंने। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया, यह भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद कवि वचन सुधा का संपादन किया है। 2 पॉइंट। और इन्होंने एक नाटक लिखा है 1880 में। उस नाटक का जो हेडिंग है ना, वो है भारत की दुर्दशा। तो नाटक भारत की दुर्दशा। अब भारत की दुर्दशा कौन कर रहा है साहब? भारत की दुर्दशा अंग्रेज कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं। तो भारत के द्वारा, ओ सॉरी, भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। इसके बारे में अभी तक तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति आए जिनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने एक नाटक लिख दिया साहब। ठीक है। सभी को नमस्ते भाई। पढ़ाते समय हो सकता है कि मैं किसी के अभिवादन का जवाब नहीं दे पाऊँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा। पी के सूत्र जी, नमस्ते गुरु जी। पी के सूत्र जी ने मुझे खूब सारे आई लव यू लिखे, पता है आपको? लोग बाग कहने लग जाएंगे साहब। आगे चलूं। तो भारत की दुर्दशा 1880। अब देखो, भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति और अंग्रेजों के शोषण के बारे में इन्होंने लिखा। नाटक है, ध्यान रखना। एक नाटक, अच्छा 1880, एक नाटक जो और इनका पॉपुलर हुआ है, वो ध्यान रखना, अंधेर नगरी। कौन सा नाटक है? अंधेर नगरी। चौपट राजा मत कर लेना आप। कब की बात है? 1881। नाम से ही पता चल रहा है, तो कॉमेडी है। विवेकहीन और भ्रष्ट शासन के बारे में इसमें बताया गया है, ध्यान रखना है। अंधेर नगरी, अनभुज राजा, टकासा, टकासेर भाजी और टकासेर खाजा। ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती और नील देवी जैसी और नाटकों की इनके द्वारा रचना की गई है। आपको दो याद रखने की जरूरत है, भारत की दुर्दशा और अंधेर नगरी। क्लियर? आज गर्मी ज्यादा ही लग रही है। अब कुछ विचारकों की बात करूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती मैंने आपको बता ही दिया है। सुब्रमण्यम भारती, तमिल। अब देखो साहब, तीसरा चरण, ये सिंपल सी बात है। शिक्षा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में हमने देखा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हमने देखा, समाचार पत्रों का योगदान, समाचार पत्रों को हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण लेके आए हूं, वेस्टर्न एजुकेशन। तो एजुकेशन को मैं ऐसे सिस्टम थोड़ा सा समझा देता हूं। अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि भारतीय पढ़े। मैंने कहा अंग्रेज चाहते ही नहीं थे भारतीय पढ़े, तो फिर भी भारतीयों को पढ़ा। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया सबसे पहले। 1781 से 84 के बीच की घटना है।
उनको यानी कि अंग्रेजों को भारतीयों को क्यों पढ़ाना पड़ा? तो भारतीयों को इसलिए पढ़ाना पड़ा कि भारतीय कम सैलरी में काम करने के लिए आ जाते थे। भारतीयों की जनसंख्या ज़्यादा थी। उधर अंग्रेजों की जनसंख्या कम थी और वो सैलरी ज़्यादा लेते थे, तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि बाबू चाहिए। बाबू यानी लिखने का काम करने वाले। बोले लिखने का काम करने वाले क्यों चाहिए थे अंग्रेजों को? तो अंग्रेजों को लिखने का काम करने वाले इसलिए चाहिए थे कि अंग्रेजों ने व्यवस्था लागू की थी, मैंने बताया, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अब कहाँ से कितना रेवेन्यू लेना है, कौन सी जमीन कहाँ है, सारे डिटेल्स लिखेंगे लिखेंगे। अब टाइपिंग तो अभी है नहीं ना भारत में इतने ज्यादा, तो हाथ से ही लिखेंगे। हाँ कि हालांकि जर्मनी के गुटेनबर्ग के द्वारा टाइप मशीन का आविष्कार कर दिया गया था, लेकिन अभी तक भारत में तकनीक नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में बाबू शब्द का प्रयोग किया गया। क्लर्क आज भी चलता है साहब। और आपको बताऊं, राइटर्स बिल्डिंग है कलकत्ता में, कभी जाएं तो देख लेना साहब। और इसलिए कहा गया था, अंग्रेज ये कहते थे कि उनको रंग रूप में तो भारतीय चाहिए, आचार विचार में अंग्रेज चाहिए। चलो साहब, गलती हो गई अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने शिक्षा दे दी। 1813 के चार्टर में भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हो गई। 1854 का वुड डिस्पैच आ गया, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में परिवर्तन करने की बात की गई। भाषा की बात की गई। 1882 में हंटर आयोग आया। शिक्षा तो दी, लेकिन शिक्षा अंग्रेजी दे दी, अंग्रेजी विचारक दे दिए। और जैसे ही भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी विचारकों के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो उसमें सबसे पहले पढ़ लिया अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति स्वतंत्रता पर आधारित थी। अमेरिका की क्रांति हुई थी 1774 में, शुरुआत हुई थी। और 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया। यहाँ नारा दिया गया, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। भारतीयों ने पढ़ा, अरे यार अमेरिका में तो क्या गया। फिर अमेरिका के बाद फ्रांस में क्रांति हो गई। फ्रांस में क्रांति हुई 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस का एक युवा वकील था जिसका नाम था कैमिलो डिमेलो। देखो, भारतीय पढ़ रहे हैं। फ्रांस का एक वकील था, युवा वकील था आपकी तरह, जिसका नाम था कैमिलो डिमेलो। कैमिलो डिमेलो ने क्या किया, पेरिस की सड़कों पर शानदार भाषण दिया और बास्तिल के किले में कैदियों को छुड़ा लिया गया। भारतीयों ने पढ़ा, यार गजब, हम तो चल रहे हैं 1800 में, 1858 के बाद से लेकर 1919 तक। और फ्रांस तो आज़ाद हो गया 1719। और फ्रांस के 3 वर्ड थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इधर इटली का एकीकरण हो गया 1861 में। जर्मनी का एकीकरण हो गया। इटली का एकीकरण 1861 में होता है। और इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते 3 लोग, गैरिबाल्डी, कैबूर और मैजिनी। इनकी जीवनियां आने लग गई साहब। जीवनी आई तो भारतीयों ने इनकी जीवनियों के बारे में पढ़ा, और उससे एक प्रकार से हमारे यहाँ पर लोगों ने विचारधारा ली और निर्णय लिया कि हम भी एक प्रकार से भारत में आंदोलन करेंगे। तो देखो, 3 शब्द बोल रहा हूं। देखो, एक तो मैंने बताया अमेरिका की क्रांति 1776, फ्रांस की महान क्रांति, इससे प्रेरणा ली। इटली की बात कर लेते हैं, ये बार बार लाला लाजपत राय में आएगा, तो आपको समझने की आवश्यकता है। इटली के एक नेता थे जिनका नाम था जोसेफ जोसेफ मैजिनी। इन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर कहा जाता है। महान क्रांतिकारी थे, विचारक थे और लेखक थे। तो इटली के एकीकरण के मसीहा थे साहब, क्रांतिकारी थे साहब। तो भारत में देखो, क्रांतिकारियों की बात की जाए। ये चाहते थे कि इटली, जो कि ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, इटली पर नियंत्रण था ऑस्ट्रिया का। वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है साहब। तो ऑस्ट्रिया से मुक्त कराकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे। और इन्होंने 1831 में एक गुप्त संस्था बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। गुप्त संस्था बनाई और इस गुप्त संस्था का नाम था यंग इटली। ध्यान रखना, तो यंग इटली जब वहां बन सकती है तो भारत में भी तो बनेगी। तो 1858 के बाद है।
मैजनी जो थे ना, लोगों को मानसिक रूप से तैयार करते थे, स्वतंत्रता, समानता और मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं साहब। मैजनी के साथ एक और व्यक्ति अगर देखें तो आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पूरा नाम है जोसेफ गैरीबाल्डी। तो यहां पे हम गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण की तलवार कहते हैं साहब। एक और इसका प्रभाव आपको लाला लाजपत राय पर देखने को मिलेगा। एकीकरण की तलवार। साहसी सैनिक तैयार कर रहे थे, छापामार युद्ध प्रणाली के खुद विशेषज्ञ थे ये। और इन्होंने एक सेना बनाई थी, ध्यान रखना, और उस सेना को नाम दिया था लाल कुर्ती। सेना को क्या नाम दिया? तो प्यारे विद्यार्थियों ने नाम दिया था लाल कुर्ती। गैरीबाल्डी ने क्या किया, इटली के जो दक्षिण राज्य थे ना, सिसिली था, नेपल्स था, इन्हें जीतकर एक प्रकार से इटली का एकीकरण किया था। तो अमेरिका की क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति ये भी आपको पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ लीजिएगा। इटली का एकीकरण ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ लीजिएगा। जश्न का प्याला अभी होठों से लगा ही था कि गिरकर चकनाचूर हो गया। ये इटली के एकीकरण से संबंधित है, कहीं इधर उधर मत चले जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला कारण अगर देखें तो पश्चिमी दार्शनिकों का प्रभाव। पढ़ाओ और पढ़ाओ हमको। भारतीय कह रहे हैं और पढ़ाओ, पढ़ाओगे तो हम दूसरी विचारधारा को लेंगे, और दूसरी विचारधारा को लेने के बाद हम हमारे यहाँ पर उस विचारधारा को अपनाएंगे और देश को क्रांति के माध्यम से स्वतंत्र करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल साहब। तो एक विचारक इसमें आपको जानने की आवश्यकता है, ये और बता देता हूं, जॉन स्टुअर्ट मिल। इनकी विचारधारा क्या थी और इनके विचारधारा और इनके दर्शन ने भारतीय क्रांतिकारियों को कैसे प्रभावित किया? देखो, मैजनी बता दिया, गैरीबाल्डी बता दिया, मिल बताऊंगा, वॉल्टेयर और रूसो। तो मैं अभी जॉन स्टुअर्ट मिल की चर्चा कर लेता हूं। सुन लो बस खाली। इन्होंने एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन दिया किया है। व्यक्तिगत, ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, इनके सिद्धांत का नाम है स्वतंत्रता का सिद्धांत। मिल का मानना था कि व्यक्ति को, सुनना, मिल का मानना था कि व्यक्ति को अपने शरीर और मन पर पूर्ण अधिकार है। शरीर मेरा है, मन मेरा है। समाज या सरकार जो है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में तब तक हस्तक्षेप नहीं करे। समाज या सरकार, भाई ये शरीर मेरा, मन मेरा, मैं स्वतंत्र हूं। समाज और सरकार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में तब तक हस्तक्षेप ना करे जब तक कि उस व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हानि ना पहुंच रही हो। तो यह हानि का सिद्धांत भी कहा जाता है, स्वतंत्रता का सिद्धांत कहा जाता है। किसने कहा है? तो आप याद रखिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। भारतीयों ने पढ़ा, बोले यार ये तो गजब है, अंग्रेज तो जगह जगह लिख रहे हैं इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब भैया हमें तो स्वतंत्रता चाहिए, काले और गोरे का भेदभाव हो रहा है। फिर एक इन्होंने बात करी है, अभिव्यक्ति की आजादी। देखो, अब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है, तो उस समय तो हमसे तो ज्यादा पढ़े लिखे थे। अभिव्यक्ति की आजादी। भाई अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है 2000 लोग हैं, 2000 लोगों में से 1999 लोगों की विचारधारा अलग है और एक व्यक्ति की विचारधारा अलग है। क्लियर? तो उस एक व्यक्ति की विचारधारा को चुप कराने का अधिकार किसी और का नहीं है साहब। यानी 1999 के पास ये अधिकार नहीं है कि उसकी विचारधारा को चुप कराए। इसी को कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी। किसने कहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। और एक और जॉन स्टुअर्ट मिल के सिद्धांत। सर जी धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्लास बस अब अंतिम लाइनों के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया आज। और एक बात करें तो उपयोगिता वाद का सिद्धांत जेम्स मिल ने दिया है। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है।
क्या था बोले साहब? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अधिकतम व्यक्तियों का अब हमारे यहाँ तो व्यक्ति अधिकतम है, जनसंख्या देख लो, भारत में हर साल नया ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। तो बोले उपयोगितावाद का सिद्धांत किस पर आधारित है? बोले साहब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। लेकिन ये सुख जो है ना, इसमें केवल मात्रा नहीं, सुख बैठने के लिए कुर्सी मिल रही है। मान लो एक स्टूडेंट, एक कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में 100 स्टूडेंट है, वो इस साल एक प्रकार से दरी पर बैठ के पढ़ रहे हैं। अगले साल जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट की स्थिति ठीक हो रही है और अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल रहा है। दरी से कुर्सी पर आए, और कुर्सी अगर गद्देदार है तो क्वालिटी पे भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, सुख केवल मात्रा में नहीं, क्वालिटी में भी महत्वपूर्ण था। किसने कहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल। और एक हैं फ्रांसीसी विद्वान वोल्टेयर, इनकी भी मैं चर्चा कर दूं और फिर इसके बाद आज की कक्षा को ख़त्म करता हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, अगले दिन। वोल्टेयर जो थे ना, ये रहे, राजस्थान पत्रिका में रोज न्यूज़पेपर में, यानी राजस्थान पत्रिका में एडिटोरियल में सारी चीज़ें आती। फ्रांसीसी विद्वान थे, इनको राजा वोल्टेयर कहा जाता था फ्रांस। हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन मैं आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर दूंगा, ये कहते थे वोल्टेयर। अब सोच लीजिए, आपके विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, चाहे आपके विचार से सहमत हो ना हो, राजा वोल्टेयर। और ये कहते थे कि अगर 100 चूहों का शासन है तो 100 चूहों से अच्छा है एक शेर का शासन। रूस, सॉरी, फ्रांस के थे, ये लिखा हुआ। एक और है रूसो, इसको भी बता ही देता हूं। रूसो ये भी फ्रांस के थे। रूसो का सबसे प्रसिद्ध नारा था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन फिर भी हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मतलब क्या हुआ? हम पैदा तो स्वतंत्र हुए, पैदा होते ही समाज के बंधन में आ गए, माता पिता के बंधन में आ गए, नहीं ये बर्ण ना वो बर्ण, ये बर्ण, दिमाग खराब हो जाता है। तो किसने कहा? रूसो ने। और रूसो की अगर बात करें तो उनकी एक पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कहा है उन्होंने कि सरकार जो है, बुक याद रखिएगा साहब, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड हिस्ट्री में और अच्छी तरीके से है, तो उसके लिए है, ये ऑप्शनल के लिए, यहाँ तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहे हैं? कि सरकार जनता की सहमति से बननी चाहिए भाई। यदि सरकार जनता के हितों की रक्षा नहीं करती है तो जनता को उससे बदलने का अधिकार है। रूसो ने कह दिया था रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 14 जुलाई 1789, 1789 की बात करूं। और इन्होंने नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने तो नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो। रूसो कहते थे कि मनुष्य ना स्वभाव से बहुत अच्छा होता है, आप सब स्वभाव से अच्छे हैं, मैं स्वभाव से अच्छा हूँ, लेकिन समाज और निजी संपत्ति को देख के ना मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है। अब देखो कैसी विचारधारा आ रही। अब ऐसी विचारधारा आएगी तो भारतीयों को लगेगा यार अंग्रेज हमारे हैं ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी तो वैश्विक स्तर पर भी तो देखें तो आंदोलन हो ही चुके हैं ना सब, क्लियर। और रूसों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इक्वलिते फ्रैटर्निटी लिबर्टे की विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित था। आगे भी है, कल इसको हम कंप्लीट करेंगे, यानी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आएगी। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।